तो चलिए आज हम बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कस्टमर का कभी होता है कि कंप्लेन आता है कि कूलिंग नहीं कर रहा है। अब कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसका हमारे समझने से, टेक्नीशियन के समझने का मतलब ये होता है कि अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कूलिंग कर रहा है तो हमें चेक कैसे करना है कि एक्चुअल फॉल्ट क्या है उसमें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है ना, वो हमें फॉल्ट को फाइंड आउट करना। किसी भी फॉल्ट को, कोई भी फॉल्ट हो एयर कंडीशनर में, तो उसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि इसमें एक्चुअल में फॉल्ट क्या है, उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जितनी बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उतनी बारीकी से कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाएगा। इसलिए जो भी मैं जितनी भी पॉइंट में बताता हूँ, सारे पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन बारीकी से उसे समझ लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि फॉल्ट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। कोई भी कस्टमर का कॉल आता है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, तो हमें जाकर के ये चेक करना है कि कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत कूलिंग कर रहा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा है, या तो बिल्कुल उसमें 0% उसमें रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट बिल्कुल है ही नहीं। ये हमें समझना है। तो हमें सबसे पहले जाकर के चेक करना है कि कूलिंग थोड़ा बहुत कर रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो दोनों में अलग अलग फॉल्ट हो सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं कूलिंग कर रहा है तो या तो कंप्रेसर ख़राब है, या तो बिल्कुल भी रेफ्रिजरेंट नहीं है, या तो कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद पड़ा है। तो तीनों का जो ये फॉल्ट है उनका सॉल्यूशन जो है ना, वो सॉल्यूशन अलग अलग है तीनों का। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हमें चेक करना है कि कहीं हीटअप होकर के कंप्रेसर बंद तो नहीं पड़ा है। कुछ टेक्नीशियन जो नए हैं ना, वो गलती क्या करते हैं कि कस्टमर को जा कर के बता देते हैं कंप्रेसर ख़राब है, सीधा कंप्रेसर ख़राब है, और दूसरे टेक्नीशियन को बुलाया जाता है। वो टेक्नीशियन आकर के ठंडा करके अगर कंप्रेसर चला दिया तो फिर क्या हुआ कि पहले वाले टेक्नीशियन का जो वैल्यू है ना वहाँ पर घट जाएगा। फिर मार्केट में धीरे धीरे ऐसे वैल्यू घटती जाती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कंप्रेसर कहीं हीटअप तो नहीं पड़ा है। जा कर के चेक करिए, कूलिंग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सबसे पहले हमें चेक कैसे करना, इसके वो भी साथ में लेके चलते हैं कि हमें चेक कैसे करना है। तो हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हमें गेज लगाना है आउटडोर में, सक्शन लाइन में क्लेमीटर लगाना है। उसके बाद हमें कंप्रेसर को ऑन यानी सिस्टम को ऑन करना है। देखिए कि क्या कंप्रेसर स्टार्ट हुआ। अगर कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो उसका प्रेशर कितना है, R22 हो या फिर R32 हो या फिर R410 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो उसका प्रेशर अलग अलग होता है। अब सारे रेफ्रिजरेंट का जितने भी ग्लोबल वाइज रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं उसका स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। इस टॉपिक पर मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, उसमें PDF फाइल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं www.webjanकारी.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप हमारे जितने भी PDF फाइल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि हमें चेक करना है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है। अगर कम है तो रेफ्रिजरेंट फिल करिए। R22 का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो होता है वो 50 से 60 PSI होता है, लेकिन सीजन बाय अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रेशर होता है। क्यों? कभी होता है वही प्रेशर 50 PSI होता है, कभी वही प्रेशर हो जाता है 60 से 70 PSI। तो ये जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है ना, ये आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन होता है। यानी कि कभी कभी आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके हिसाब से कभी घट जाता है तो कभी कभी बढ़ जाता है। तो उसे हमें कैसे पता करना होता है, जैसे कि मानिए कि जनवरी, इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड का महीना चल रहा है, तो इस समय अगर R22 रेफ्रिजरेंट की बात की जाए, उसका प्रेशर जो है ना, आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर एकदम डाउन है, इसका बहुत कम में चल रहा है, यानी कि लगभग 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड भी, यानी कि 15-16 से लेकर के 22 तक डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ऐसे में एम्बिएंट टेम्परेचर जब डाउन होता है तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी डाउन होता है। तो इस समय 45 से लेकर के 50 PSI के बीच में होगा तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अगर 45 से 50 PSI अगर बता रहा है तो फिर वहाँ पर समझ लीजिए कि जब गर्मी का महीना आएगा तो गर्मी के महीने में वही प्रेशर यानी कि अप्रैल मई जून में थोड़ा सा मीडियम में जाता है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर, यानी कि 55-60 के राउंड में चला जाता है। लेकिन अगर वही मई जून जुलाई अगस्त की बात की जाए तो वहाँ पर 60 से 70 PSI के बीच में होता है R22 रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। और अगर R410 की बात की जाए तो R410 का 120 PSI तो नॉर्मली माना जाता है। वो चला जाता है डाउन में, जो अगर मानिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर अगर डाउन है तो 100 PSI के अराउंड में चला जाता है। लेकिन अगर हाई गर्मी में बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि 140 से 150 PSI के बीच में भी चला जाता है, 150 तक चला जाता है। क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसके ऊपर, रेफ्रिजरेंट के ऊपर। R410 का जो हाई टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है 150 PSI होता है, तभी एम्पियर मेंटेन होता है। तो छोड़िए, प्रेशर की बात हम बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फॉल्ट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो हमें क्या करना है कि प्रेशर चेक करना है। अगर कंप्रेसर है, जैसे मानिए कि अगर प्रेशर कम है तो वहाँ पर प्रेशर आपको फिलअप करना है, पूरा करना है प्रेशर। अगर मानिए कि प्रेशर पूरा है तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हुआ है। अगर मानिए कि आपने स्टार्ट किया, इंडोर ऑन हो गया, आउटडोर का फैन मोटर ऑन हो गया, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपने बता देना है कि कंप्रेसर ख़राब है। नहीं, पहले बंद करके सिस्टम को MCB से बंद करके आप हाथ लगा के कंप्रेसर पर देखिए कि क्या हीटअप हुआ पड़ा है। अगर हीटअप हुआ पड़ा है तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तब तक जब तक कि आप उसे ठंडा नहीं करते हैं। या तो आप ऑटोमेटिक छोड़ दें, इसे कुछ देर लगे ठंडा हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक ठंडा होने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है ना तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी लग जाते हैं कंप्रेसर को ठंडा होने में। तो आसान सा तरीका है, सिर्फ 2 मिनट में आप ठंडा कर सकते हैं। पानी उस पर मारिए, पानी गिराइए, या तो बॉटल से गिराइए या तो पाइप से उस पर पानी गिराइए कंप्रेसर के ऊपर। 2-3-5 मिनट में कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा। अगर कंप्रेसर ठंडा है बिल्कुल भी, फिर भी आउटडोर फैन मोटर ऑन हो गया और कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, तो समझ जाइए कंप्रेसर ख़राब है। लेकिन कंप्रेसर ख़राब होने से पहले, अब बताने से पहले आपको क्या चेक करना है, उसका जो टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी रीडिंग आपको चेक करनी है। अगर रीडिंग तीनों में आ रहा है और फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। तीनों में टर्मिनल, तीनों में कंटिन्यूटी जा रही है। और सप्लाई भी आपको चेक कर लेना है कि सप्लाई 220 का करंट कॉमन में और रनिंग में जा रहा है, लेकिन फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। वायरिंग आपको चेक करके, कनेक्शन चेक करके, उसके बाद ही आपको फाइनल में बताना है कि कंप्रेसर ख़राब है। ये तो हो गया कंप्रेसर। अब हम बात करते हैं कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो गया है, गर्म होकर के, तो क्यों हुआ है इसको भी समझिए कि हीटअप क्यों हुआ। ये भी, इसका भी अलग अलग रीज़न होता है कंप्रेसर ओवर हीट होने के। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो हो गया कि अगर सिस्टम चोकिंग है, सिस्टम में ऑयल चोकिंग है, कुछ भी है, मतलब जो भी चोक हो, सिस्टम में चोकिंग है, उसके वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा है तो उसके वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है। अगर उसकी कैपिलरी ब्लॉकेज है तो वो तो चोकिंग में ही चला जाता है। अगर कैपिलरी ब्लॉकेज है फिल्टर तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। अगर उसका कैपेसिटर वीक है, कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। अगर इंडोर में ब्लोअर नहीं चल रहा है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। ये सारे रीज़न होते हैं। अगर मानिए कि कार्बन है टर्मिनल के ऊपर, कभी जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लगता है ना, तो उसमें अगर कार्बन है तो कार्बन होने की वजह से भी कंप्रेसर धीरे धीरे करके ओवरहीट होता है, क्योंकि सप्लाई अप डाउन होता रहता है। कार्बन होगा तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई अप डाउन होगा, कभी 110 वोल्ट हो जाएगा, कभी 220 वोल्ट होगा, 190 वोल्ट हो जाएगा, तो ये अप डाउन होता है। इसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होता है। अगर आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसके वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। तो ये सारे आपको चेक कर लेने हैं। अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा गंदा है उसके वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। जैसे इंडोर का कूलिंग कॉइल गंदा होना, एयर फिल्टर का गंदा होना, ब्लोअर की स्पीड कम होना, या फिर ब्लोअर में बहुत ज़्यादा गंदगी कभी कभी होता है। ब्लोअर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि एयर ना तो खींच पाता है ना तो फेंक पाता है। जाहिर सी बात है कि अगर ब्लोअर बहुत ज़्यादा डस्टी होगा
तो एयर खींचेगा नहीं तो फेंकेगा कहाँ से, क्योंकि वही ब्लोअर, एक सिंगल ब्लोअर होता है इंडोर में, वही खींचता है, रूम का जो एयर होता है ना वही एयर को खींचता है और वही एयर को ठंडा करके फेंक देता है। अब वही रूम का एयर खींच करके ठंडा करके बाहर कैसे फेंक देता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं तो, कि रूम का जो एयर होता है वो ठंडा करके कैसे फेंक देता है। क्योंकि ना जो इंडोर जो लगा होता है, बाहर से एयर आने का वेंटिलेशन कुछ भी नहीं लगा होता है, वही रूम का हीट एयर ठंडा करके बाहर फेंक देता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो और इसके साथ में जो आउटडोर होता है, आउटडोर में एयर, हीट एयर कैसे फेंकता है। कभी भी आप जाएं आउटडोर के सामने से हाथ लगा कर देखेंगे ना तो वहाँ पर हीट एयर फेंकता है। अब वो हीट एयर कहाँ से आता है, इसको भी, ये भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से काम करता है, रेफ्रिजरेंट का साइकिल क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो इंडोर से लेकर के आउटडोर में रेफ्रिजरेंट रन करता है, लिक्विड लाइन से सक्शन लाइन में से, लिक्विड लाइन से इंडोर में जाता है, सक्शन लाइन से वापस कंडेंसर में, वापस कंप्रेसर में आता है। तो इसको भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, एक टेक्नीशियन के लिए ये नहीं कि टेक्नीशियन बन गए, एक स्क्रू ड्राइवर चलाना आ गया, प्लास चलाना आ गया, वायर को छिल करके आप ज्वाइंट कर दिए, टेप मार दिए, ये इसे टेक्निक नहीं कहते हैं। टेक्निक उसे कहते हैं कि आप एक कुछ भी फॉल्ट, एयर कंडीशनर किस तरह से काम करता है, हाउ टू वर्क एयर कंडीशनर, इसे समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेफ्रिजरेंट और हो गया जो इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन, वायर किस तरह से लगाया जाता है इंडोर में, कंप्रेसर में के टर्मिनल पे वायर कैसे लगाया जाता है। अगर इन्वर्टर एसी की बात की जाए तो पीसीबी से जो जैक लगे होते हैं वो आउटपुट कैसे निकलता है, पीसीबी को चेक कैसे किया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक टेक्नीशियन के लिए। तब एक टेक्नीशियन कहलाता है, ताकि कोई भी फॉल्ट को इंडोर के सामने खड़े होकर के ऐसे हाथ लगा करके समझ जाए कि इस एसी में क्या फॉल्ट है, उसे हम टेक्नीशियन कहते हैं। तो खैर छोड़िए, इसे अगर इस टॉपिक को लेकर के चलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अलग वीडियो में अलग अलग तरह से मैं समझाऊंगा। तो हम बात करते हैं कि ये तो फॉल्ट हो गया कि आउटडोर अगर ये कूलिंग नहीं कर रहा है तो हमें चेक करना है, गैस का प्रेशर हमें चेक करना है, इंडोर में आकर के हमें चेक करना है कि उसका एयर फिल्टर और ब्लोअर, ये सब हमें चेक करने के बाद लास्ट में अगर उसका कैपेसिटर भी नया लगा करके एक बार देख लें। अगर कैपेसिटर लगाने पर भी नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि सिस्टम में चोकिंग है। अब सिस्टम का चोकिंग जो है वो कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे उसे फिक्स किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सिस्टम में जो चोकिंग होता है ना वो दो तरह से होता है। एक तो होता है ऑयल चोकिंग, जो कि इंडोर में जाकर के चढ़ जाता है, आउटडोर के कंडेंसर में जाकर के फंस जाता है ऑयल, और वापस कंप्रेसर में नहीं आ पाता, क्योंकि रेफ्रिजरेंट के साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल भी चलता है। तो वापस क्या होता है कि वापस नहीं आ पाता है। वापस कैसे नहीं आ पाता है इसको भी समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि पहले रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हमें समझना होगा कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है, तभी इसको आप समझ पाएंगे कि रेफ्रिजरेंट कहाँ जा कर के फंसता है। कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, उसके बाद कहाँ जाता है, डिस्चार्ज से कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में सीधा कंडेंसर में जाता है। आप देख सकते हैं ये साइकिल होता है रेफ्रिजरेंट का, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो कंप्रेसर जब डिस्चार्ज फेंकता है तो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से जब आउटपुट निकलता है तो वहाँ पर आउटपुट से जो ही निकलता है वहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है, और उस फिल्टर में एक जाली होती है पतली सी, और वहाँ पर जाकर के रेफ्रिजरेंट फंस जाता है। इसीलिए वो जाली लगाया जाता है ताकि कंप्रेसर ख़राब ना होने पाए। कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए वो फ़िल्टर लगाया जाता है। अब वो फ़िल्टर ना लगा रहे तो अगर मानिए कि कैपिलरी में से वो कुछ कचरा और कुछ भी पास होने के बाद सर्विस वाल्व में जाके फंस जाएगा। सर्विस वाल्व किसे कहते हैं, सर्विस वाल्व जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में जो फ्लेयर नट जुड़ा होता है ना, आप देख सकते हैं ये होता है सर्विस वाल्व, जो कि डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों में लगाया जाता है। वहाँ पर जाकर के फंस जाएगा। अगर मानिए कि वहाँ से पार हो गया
तो कहाँ जाएगा, लिक्विड लाइन के रास्ते से जाएगा कूलिंग कॉइल में। अब कूलिंग कॉइल में यू वेंड होता है, वहाँ पर भी पतली पतली कैपिलरी, 2 कैपिलरी लगी होती है, वहाँ पर जाकर के फंस जाएगा। अगर वहाँ से मानी कि निकल भी गया तो कूलिंग कॉइल में कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएगा। तो ऐसे अगर फिल्टर नहीं लगा होगा तो जल्दी ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी रिप्लेस करें कैपिलरी तो फिल्टर भी उसे चेंज कर देना चाहिए। उसे वॉश करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर कैपिलरी को और फिल्टर को जब भी लगाएं तो वॉश करके लगाएं, उसमें आर पार देख लें कि पूरा अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से ऐसे करके देखेंगे ना फिल्टर को तो उसमें पतली पतली जाली लगी होती है, दिखता है, वहाँ पर जाकर के कचरा जाकर के फंस जाता है और रेफ्रिजरेंट पास नहीं हो पाता है। तो अगर कूलिंग कॉइल से भी निकल गया तो फिर वापस सक्शन लाइन के रास्ते से कंप्रेसर में आएगा, कंप्रेसर के वॉल में जाकर के फंस जाएगा, कंप्रेसर इस तरह से ख़राब हो जाता है। ये होता है रेफ्रिजरेंट का जो पूरा साइकिल, कंप्लीट ये साइकिल होता है रेफ्रिजरेंट का। तो अगर मानिए कि अगर सब कुछ आपने चेक कर लिया फिर भी कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो समझ जाइए चोकिंग है। तो हमें क्या करना है कि रेफ्रिजरेंट को निकाल देना है जितना भी सिस्टम में है, उसके बाद कैपिलरी और फिल्टर को निकाल करके हमें अच्छे से फ्लश करना होता है। फ्लश कैसे करना होता है इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से फ्लश किया जाता है सिस्टम को। सिस्टम को फ्लश करिए, वैक्यूम करके फिर से गैस चार्ज करिए, आपका सिस्टम फिर से सही चलने लगेगा। तो ये होता है एक और भी बहुत सारे इसमें फॉल्ट हैं जो कि फाइंड आउट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं कंप्रेसर को लेकर के मैं बताया हूँ कि अगर फॉल्ट होता है वहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद देखिए टर्मिनल जो होता है, CSR जो टर्मिनल होता है, कैपेसिटर से कंप्रेसर तक की वायरिंग कैसे की जाती है, इसके लिए हम अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नया टॉपिक के साथ।